हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर अभय वत्स और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री स्कोर मंत्रा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का थर्ड पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग बड़ा ही जहरीला टॉपिक है। आजकल के बच्चे कहते हैं ना, कतई जहर टॉपिक है। ये ऐसा जहर है कि अभी से आपको इसके ऊपर कंट्रोल बनाना होगा। अगर अभी से आपका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। अगर बात करें इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक में आपको दो तरफ से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड से, एलएचएस और आरएचएस साइड से जितने भी एलिमेंट के एटम्स इधर हैं उधर हैं, दोनों को आपको आपस में बैलेंस करने के लिए सीखा जाएगा। जैसे कि ये पल रहा हमारे पास इधर का है इधर का है, उसी तरह से एलएचएस में जो भी एलिमेंट होंगे, आरएचएस में जो भी एलिमेंट होंगे, दोनों एलिमेंट दोनों तरफ प्रेजेंट होने चाहिए और दोनों एलिमेंट्स के एक बराबर आयंस या एटम्स इधर उधर दोनों साइड में मौजूद होने चाहिए। यही चीज कहलाता है केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। कई बार क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड में बच्चे काफी सारी अटेम्प्ट्स लेते हैं फिर भी उससे क्वेश्चन नहीं बनता। तो मैं आपको कुछ कुछ की फैक्टर्स सिखाऊंगा। एक ऐसे की फैक्टर्स होते हैं, अगर आप पहले रिएक्शन में उसको खोज करके बैलेंस कर लेंगे तो उसको बैलेंस करने के बाद बाकी सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा की फैक्टर्स, और जब आप की फैक्टर्स के कंसेप्ट जान जाएंगे आपसे काफी सारे रिएक्शंस यूं ही बन जाएंगे। फिर भी कुछ ऐसे जिद्दी दाग होंगे जो आपके आसानी से नहीं बनेंगे। उनको बनाने के लिए हम आपको एक रामबाण ट्रिक देंगे जिसको बोला जाता है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड, या फिर उसको बोलते हैं एबीसीडी मेथड। चलिए बोर्ड पर आते हैं। तो ये वो लिस्ट है 5 स्टेप्स का जो कि आपके लिए ट्रैक का काम करेगा व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। कम एंड सी इट। सबसे पहला बच्चों का काम क्या होता है, आप एक केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बनाते हो और आप डायरेक्टली उसको बैलेंस करने चले जाते हो। ऐसा मत करिए। सबसे पहले आप ये पहचानिए कि वो जो केमिकल इक्वेशन है वो किस टाइप के रिएक्शन का है। क्या वो एसिड बेस का रिएक्शन है, क्या वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या वो थर्मोलाइसिस है, क्या वो इलेक्ट्रोलाइसिस है। अगर आप टाइप ऑफ रिएक्शन पहचान लेते हैं फिर आपके लिए बैलेंस करना आसान हो जाता है। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन को पहचानने के बाद आपको की फैक्टर ढूंढना है। की फैक्टर क्या है, पूरे के पूरे इक्वेशन में कोई एक ऐसा टर्म होगा, अगर उसको सबसे पहले हम बैलेंस कर लेते हैं तो बाकी चीज को बैलेंस करने के लिए हमको रैंडम हिट एंड ट्रायल नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सटीक सटीक हमारे माइंड में अलजेब्रिक फॉर्म्स आ जाएंगे कि हमको क्या लगाना है जिससे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले की फैक्टर को बैलेंस करिए, वो बैलेंस तो सब बैलेंस। तीसरा काम है आपका कि अगर आप बैलेंस कर लेते हो की फैक्टर को, फिर आप देखो कि अगर उसमें कोई मेटल है तो उसको बैलेंस कीजिए, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। ये कोई नियम नहीं है, ये एक नॉर्मल सा तरीका है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। कई बार तो ऑक्सीजन ही पहले बैलेंस करना पड़ता है। हो सकता है कि आपका ऑक्सीजन ही काम कर रहा हो किसका, की फैक्टर का। अभी जब एग्जांपल दे रहे होंगे तो उसमें हम लोग सीख लेंगे इस बात को। आइए फिर अंतिम बात करते हैं कि अगर आप रिएक्शन को बैलेंस कर लिए, एलएचएस में जितने एलिमेंट है आरएचएस में उतने एलिमेंट है, एलएचएस में जितने एटम है आरएचएस में उतने एटम है, लेकिन कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है, सपोज करो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर है, उसके आगे का जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 3-4 इंटीग्रल ना होके 3/4 1/2 फ्रैक्शनल हो। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, ऐसे में क्या करना है आपको, उस फ्रैक्शनल वैल्यू के डिनोमिनेटर को LHS RHS दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि आपका रिएक्शन बैलेंस भी रहे और जो फ्रैक्शनल वैल्यू है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वो फ्रैक्शनल ना रह के इंटीग्रल हो जाए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको नोटिस करके रखिएगा। ये खास करके इस्तेमाल होगा बैलेंसिंग ऑफ कंबशन रिएक्शंस में। ये अंतिम स्टेप क्या कहता है, कुछ ऐसे जिद्दी रिएक्शन होते हैं, खास करके वो रेडॉक्स वाले रिएक्शन होते हैं, वो नॉर्मली बैलेंस नहीं होते हैं। अगर ये सारा नियम आपका काम नहीं करता है तो जब ये आप 15 मिनट का ये कंसेप्ट जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, कई सारे 15-20 रिएक्शंस करेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा एक एबीसीडी मेथड। इस एबीसीडी मेथड को कई बच्चे रामबाण मेथड कहते हैं, कुछ इसको स्टोकियोमेट्रिक कंपैरिजन मेथड कहते हैं। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपैरिजन का मेथड हम आपको सबसे लास्ट में सिखाएंगे और उससे दुनिया का हर रिएक्शन आपसे बैलेंस हो जाएगा। ये 5 बिल्कुल ताजा ताजा रिएक्शंस है आपके पास में। देखते हैं पहला, एल्यूमिनियम कार्बाइड वाटर से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है मीथेन और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। देखो इस रिएक्शन को और सीखो की फैक्टर के बारे में। H2O यहां पर है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें OH है। यहां पर हाइड्रोजन नहीं है ना OH है। इसका मतलब है कि अगर इस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और OH नहीं है तो इसी से हाइड्रोजन इसको मिला होगा और OH इसको मिला होगा। अब जरा सोचते हैं कि H2O जब टूटता है तो क्या मिलता है। आंसर इज एक मिलता है H और दूसरा पार्टिकल होता है हमारा OH। तो H2O जब टूटेगा तो एक H OH देगा, मतलब कि जितने H देगा उतने ही OH देगा। अगर 5 वाटर टूटेंगे तो 5 H 5 OH मिलेगा, मतलब जब भी जितना H मिल रहा होगा एग्जैक्टली उतने ही OH मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट में देखो तो H 4 है और OH कितने 3। अब ये 4 और 3 आपस में बराबर नहीं है तो फिर H2 से वो कैसे निकलेगा। तो पहला काम होता है इन दोनों को बैलेंस करना। यहां हाइड्रोजन 4 है, OH 3 है,
3 और 4 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 12, 12। तो 4 को 12 बनाने के लिए आगे में 3 लगा देंगे और 3 को 12 लगाने के लिए आगे में 4 लगा देंगे। अब जरा सोचिए 4 3 जा 12H और 4 3 जा 12OH, 12H और 12OH ने मिल करके इधर कितने दिए होंगे 12H2O। रिएक्शन बैलेंस हो गया आपका, मैच कर लीजिए आप। कार्बन 1 3 जा 3, कार्बन 3, एल्यूमिनियम 1 4 जा 4, एल्यूमिनियम 4, हाइड्रोजन 12 2 जा 24, हाइड्रोजन 4 3 जा 12 एंड 3 4 जा 12, it's all balanced। oxygen 12 into 1 12 and here you talk oxygen into 3 3 oxygen into 4 12, all balanced। चलिए दूसरे रिएक्शन को देखिए, ये भी वैसा ही रिएक्शन है जैसा देख लो H2O से OH और H निकलने का, ये भी वैसा है। हमेशा याद रखो H2O है इधर, इसका मतलब OH और H इसी से निकला होगा और H2O से जितने H निकलते हैं उतने ही OH निकलते हैं। तो फिर चलिए काम करते हैं, यहां पर OH कितने दिख रहे हैं 3, यहां H कितने दिख रहे हैं 2, बराबर नहीं आपस में, पहले बराबर करो। तो 3 और 2 का एलसीएम कितने हो गए 6, 3 को 6 बनाएंगे 2 लगाएंगे, 2 को 6 बनाएंगे आगे में 3 लगाएंगे। अब सोचना है 3 दूने 6H और 6OH दोनों मिलके देगा 6H2O, ये बैलेंस हो गया। अब क्रोमियम के आगे सामने देख लीजिए आप, क्रोमियम 2 है, यहां क्रोमियम 1 है, आगे 2 लगाएंगे, रिएक्शन बैलेंस्ड है ना। थर्ड इक्वेशन को देखते हैं और पहले पहचानते हैं किस टाइप का रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है H2SO4 एक एसिड है और FeOH होल थ्राइस ये एक बेस है। तो एक एसिड बेस के बीच का रिएक्शन है, मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें एसिड H देगा, बेस OH देगा और आपस में मिलके H2O बनाएंगे और एक साल्ट बनाएंगे। तो सोचिए पहले ही बता चुके हैं आपको कि एक H एक OH से मिलता है, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं 2 H है और 3 OH है, तो ये मिलन कैसे होगा, है ना, मिलन अभी आधा अधूरा है। इसको पुराने का काम करते हैं, तो 3 OH और 2 H एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा। 3 को 6 बनाएंगे तो आगे क्या लगा देंगे 2 और 2 को 6 बनाएंगे आगे क्या लगाएंगे 3, तो टोटल कितने हो गए 6 OH और 6 H, तो टोटल मिला के क्या बन जाएगा यहां पर 6 H2O। अब ये तो बैलेंस हो गया। आयरन को देखो, आयरन यहां कितना है 2, आयरन यहां भी कितना है 2, बैलेंस्ड। तो फेरस सल्फेट बैलेंस हो गया। अब गौर करिए जरा सा, कुछ बच्चे ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करेंगे, सल्फर को अलग, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए रिएक्टेंट में पूरा SO4 है, यहां भी पूरा SO4 है। SO4 रेडिकल SO4 माइनस माइनस कितने हैं यहां पर 3 और यहां पर भी SO4 कितने हैं 3, ये बैलेंस्ड है। तो चलो हम लोग बात करते हैं अगले रिएक्शन की। इस रिएक्शन को पहचानिए, ये कौन सा रिएक्शन है, ये पोटेशियम क्लोरेट है KClO3। आप इसको हीट देके तोड़ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोलाइसिस। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा रिएक्शन है तो पिछले लेक्चर 2 में जाइए और वहां पर टाइप कीजिए आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पार्ट 2 एंड स्पेस देके टाइप कीजिए केमिस्ट्री स्कोर मंत्रा। आप दूसरा लेक्चर जरूर देखिए तीसरे पार्ट को देखने के पहले। तो KClO3 है आपके पास, KCl है और O2 है। तो ऑक्सीजन यहां कितने हैं 3, ऑक्सीजन यहां कितने हैं 2। यहां पर ऑक्सीजन कहां से आया होगा यहां से, और यहां का जो ऑक्सीजन है वो इसमें तो गया नहीं, फिर कहां गया यहां। मतलब इस ऑक्सीजन को इसी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है आपस में, ये इससे बैलेंस होगा वो इससे बैलेंस होगा, लेकिन कैसे होगा, यहां पर ये 3 है यहां पर ये 2 है, तो 3 2 का एलसीएम ले लो, कितने हो गए 6। 2 को 6 बनाइए आगे 3 लगा दीजिए, 3 को 6 बनाइए आगे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। अब K कितने हैं आगे 2 और Cl भी कितने हैं 2, तो अगर KCl के आगे 2 दे दें तो काम तो बन जाएगा, इट इज बैलेंस्ड। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये जो रिएक्शन है आपका, अगर आप इसको नॉर्मल वे से बैलेंस कीजिएगा तो ये काफी समय लेगा। कई लोग तो इसमें रामबाण मेथड लगाते हैं, लेकिन बिना रामबाण के भी ये बन जाएगा। गौर करो जरा सा, हाइड्रोजन का यहां पर एकमात्र सोर्स अमोनिया है और हाइड्रोजन का यहां एकमात्र सोर्स वाटर है, मतलब वाटर में जो भी हाइड्रोजन है वो अमोनिया से मिला है। अब अमोनिया में हाइड्रोजन कितने हैं 3 और वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं 2, फिर 3 2 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 6। तो अगर आप 2 को 6 बनाएंगे तो आगे 3 लगाएंगे और अगर आप 3 को 6 बनाएंगे तो आगे 2 लगाएंगे। अब जरा सा गौर करिए यहां पर कि ये जो आपका यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां पर 1 3 3 है और ऑक्सीजन यहां 1 है, तो आगे हम क्या लगा देंगे 3। इस हिसाब से कॉपर हमारे 3 हो गए तो कॉपर को यहां 3 दे देंगे। नाइट्रोजन 1 2 2, नाइट्रोजन 2, इट इज ऑल बैलेंस्ड। तो है ना, ट्रैक पकड़ो काम आसान हो जाएगा। 10 5 और रिएक्शन बैलेंस करते हैं। कम टू द बोर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कहता है, ये मर्करी सल्फाइड रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, बना रहा है मर्करी का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को देखो और हम तुमको एक सावधानी बरतने बता रहे हैं और एक ट्रिक बता रहे हैं, दोनों सीखो। सबसे पहली बात, अगर ऑक्सीजन रिएक्टेंट में एक जगह हो, प्रोडक्ट में 2 जगह हो, तो यहां से बैलेंसिंग शुरू नहीं करनी चाहिए नॉर्मल रिएक्शंस में, लेकिन इस रिएक्शन में कर सकते हैं। अब देखो कैसे काम करना होगा तुमको। तुम जो यहां O2 देख रहे हो यही सोर्स है इसके ऑक्सीजन का और इसके ऑक्सीजन का। क्या लगता है अगर O2 अपने आप में कितने ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, अगर इसके आगे 2 लगाएंगे तो 4 होगा, 3 लगाएंगे 6 होगा, 4 लगाएंगे 8 होगा। हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा, कभी भी ऑड नंबर नहीं मिलेगा।
और HGO के सामने आप क्या देख रहे हो, एक ऑक्सीजन है। तो अगर यहां से इवन मिला, ये मिलके तो ऑड हो जाएगा, इधर ऑड होगा इधर इवन होगा, ये तो बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर O2 सोर्स हो तो यहां पर ना आप इसको ऑड को इवन कर लीजिए। तो यहां आगे में ऑक्सीजन का एक है, अगर इसको इवन करेंगे तो सामने क्या लगा देंगे, 2। यहां ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास में, 2। और चलिए सबसे पहले तो यहां मरकरी 2 हो गया, अब यहां पर मरकरी को 2 कर दो, तो सल्फर कितने हो गए, 2। अब सल्फर को 2 कर दीजिए आप। अब देखिए ऑक्सीजन को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, टोटल 6 है यहां पर, और 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 3। बैलेंस्ड। यही होता है, पहले उसकी फैक्टर को पकड़िए और बैलेंस कीजिए, वो बैलेंस तो सब बैलेंस। इसको देखते हैं, आपको पता है ये कौन है, ये है हमारा इथाइल अल्कोहल। ये वही अल्कोहल है जो बिहार में बैन है, जो पीने के बाद ना लोग नाली में पड़े रहते हैं, सुअर आके उसको चाटता है, वो दुनिया के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। ये पौवा बोल के लोग बेचता है मोहल्ले में। ये रिएक्शन कर रहा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, और ये बना रहा है इथाइल क्लोराइड और फास्फोरस एसिड। अब इस रिएक्शन के बनने को देखिए और इसमें की फैक्टर पहचानिए आप। देखिए यहां पर P है, उधर P है, लेकिन H3O3 इस साइड हमको नहीं नजर आ रहा है। कैसे बैलेंस करेंगे, कोई एक की फैक्टर पकड़ लो तुम। ये देखो C2H5 यहां है, C2H5 यहां है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कोई ऐसा चीज जो इधर एक बार आया हो उधर भी एक बार आया हो और बैलेंस्ड ना हो, वहां से शुरू करते हैं। हमको लग रहा है कि क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहां 3 बार है, क्लोरीन यहां 1 बार है, तो इस क्लोरीन को 3 करने के लिए सामने क्या लगा देंगे, 3। ये जो आप 3 लगा रहे हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट C2H5 पूरे के पूरे रेडिकल को 3 टाइम्स कर देगा, और ये C2H5 आपके पास कितना है, 1, तो इसको 3 टाइम्स करने के लिए आगे 3 लगा देंगे, बैलेंस्ड। नाउ कम टू OH। देखो जब ये 3 हुआ तो H कितने हो गए, 3, O कितने हो गए, 3, और यहां P कितना है, 1। अगर तुम सबको मिला दो तो देख लो तुम्हारे पास आएगा H3PO3, बैलेंस्ड। आसान है। चलते हैं इस रिएक्शन पर। ये जो आप टाइप ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं आपके पास, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक का कोई भी कंबशन रिएक्शन होगा, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर रिएक्शन कर रहा होगा ऑक्सीजन से, तो निश्चित रूप से वो रिएक्शन करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो रिएक्शन करके बनाएगा वाटर। ये वो है हमारे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे, आसमान को फाड़ के आएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करिए हाइड्रोजन से, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है वहां शुरुआत करिए, और कभी वहां से शुरुआत मत कीजिए जो रिएक्टेंट में 1 बार आ रहा हो, जैसे ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट में यहां भी है, यहां भी है, 2 बार आ रहा है। ऐसे से शुरू मत कीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। कंबशन रिएक्शन में शुरुआत कीजिए हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और यहां हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2, तो 2 के आगे क्या लगा देंगे, 4, कहानी खत्म। कार्बन कितना दिख रहा है, 3, यहां कितना लगा देंगे, 3, ओवर। नाउ कम टू ऑक्सीजन, 3 दूना 6, 4 1 जा 4, यहां पे कितने हो गए टोटल, 6 and 4 10, तो 2 को 10 करने के लिए आगे में आप क्या लगा रहे हो, 5, ओवर। अब रिएक्शन बैलेंस्ड है। आइए इस रिएक्शन के बारे में बात कीजिए आप। ये जो रिएक्शन है ये फिर वही रिएक्शन है, ये अल्कोहल है आपके पास में, अल्कोहल का आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। अल्कोहल को स्पिरिट भी बोलते हैं मार्केट में। तो कोई भी ऑर्गेनिक चीज अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसका कंबशन हो जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। तो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन गिनिए, 5 and 1, टोटल इज 6, सो हियर वी हैव 2, आगे में क्या लगा देंगे, 3। कार्बन यहां कितने हैं, 2, तो यहां कितने लगा देंगे, 2, कहानी खत्म। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखिए 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, टोटल 7 ऑक्सीजन है इस साइड। इधर हमारे पास कितना है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो इस 1 को 7 में घटा दो, बच गए 6 की जरूरत है, तो 2 को 6 करने के लिए आगे क्या लगा देंगे, 3। रिएक्शन बैलेंस। सबसे पहले देखिए इसको, ऑक्सीजन यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, इधर 1 बार, इधर 2 बार, तो ऑक्सीजन से शुरुआत नहीं करिए। सबसे ज्यादा नंबर में कौन है, हाइड्रोजन 10 है, यहां से शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 को 10 कैसे बनाएंगे, आगे में 5 लगा देंगे, कहानी खत्म। अब कार्बन पे आओ, कार्बन 4 है, यहां कार्बन 1 है, आगे क्या लगा दोगे, 4, स्टोरी ओवर। अब आइए ऑक्सीजन पे, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 8 and 5 13, 13 हो रहा है, इधर 2 है। अगर आगे में हम O2 के सामने में अगर 6 लगाते हैं तो 12 हो जाएगा, अगर O2 के सामने में 7 लगाते हैं तो 14 हो जाएगा। 13 नहीं हो रहा है, तो 13 करने का ना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप इसके सामने में 13/2 लिखें, और कंसीडर करें कि 13/2 में से ये 2 2 अगर कैंसिल हो जाए, टोटल 13 ऑक्सीजन आएगा। तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड तो है, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 13/2 है, और 13/2 होने का मतलब होता है बुआ 6.5 मॉलिक्यूल। किसी भी रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल हिस्सा ले सकता है, 7 ले सकता है, 6.5 मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए इसको फ्रैक्शन से बनाना पड़ेगा क्या, इंटीजर।
तो इंटीजर बनाने के लिए इस पूरे रिएक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां से वहां तक थोड़ा बहुत। तो C4H10 जो कि ब्यूटेन है, आपके घर में मम्मी इसी से खाना बनाती है, इसके 2 मोल आ जाएंगे आपके पास, और 13/2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 13 मोल्स ऑफ O2 गैस आ जाएगी आपके पास। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया आपके पास। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा आपके पास। दैट्स ऑल। अब लेते हैं कुछ बहुत टफ रिएक्शंस। अब हम लोग अपने कक्षा में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं उस मेथड को जिसको हम लोग बोलते हैं रामबान मेथड, या फिर कई बच्चे उसको बोलते हैं ABCD मेथड। ये वही ट्रिक है जिसके बारे में अक्सर सुनते हैं कि अगर ये ट्रिक लगा दिया आपने तो दुनिया का हर रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ABCD मेथड या रामबान मेथड या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड। ये मेथड कैसे काम करता है पहले इस पे बात करते हैं। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लिख लेना है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने भी आपके स्पेसीज हैं सबके सामने में A B C D E F G H जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना हो लगा दीजिए। फिर आप कैलकुलेट कीजिए कि इस साइड जो एलिमेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसी एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कितना है, उधर कितना है, दोनों को इक्वल कीजिए और वहां से इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालिए। हमने 3 रिएक्शंस यहां पर लिए हैं। ये जो 3 रिएक्शंस आप देख रहे हैं तीनों काफी जिद्दी रिएक्शन है। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस हम आपको होमवर्क में देने वाले हैं। तो पहले इन तीनों रिएक्शंस हम सीखते हैं कि ये रामबान मेथड कैसे काम करता है। कम टू द बोर्ड। चलिए हम लोग सबसे पहले पहला वाला पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन Fe3P2, इसका नाम है फेरस फॉस्फाइड। ये रिएक्शन कर रहा है फास्फोरस के मॉलिक्यूल से और रिएक्शन करके बना रहा है फेरिक फॉस्फाइड। तो चलो हम मान लेते हैं कि इस रिएक्शन में ये जो मेरा ये चीज है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C है। तो बात करो तुम आयरन के रेस्पेक्ट में, अगर तुम आयरन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो आयरन के रेस्पेक्ट में जरा सा देखिए क्या होगा। आयरन यहां कितना है 3 into A, बोले तो 3A। अब इधर आयरन कितना है C। अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो जितना आयरन इधर होगा उतना ही आयरन इधर होगा, मतलब कि 3A इक्वल टू होने वाला है किसके, C के। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया कि 3A इक्वल टू C। दूसरा फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में लीजिए। फॉस्फोरस यहां पर कितना है 2 into A। फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो 2A प्लस यहां भी फॉस्फोरस है कितने 4 into B, बोले तो 4B। ये इक्वल टू हो जाएगा, यहां फॉस्फोरस कितना दिख रहा है 1 into C, बोले तो C। तो एक इक्वेशन मेरा यहां तैयार हो गया। तो फेरस है और फॉस्फोरस है, बाकी तो कोई एलिमेंट है नहीं यहां पर। अब इसमें करना क्या है ना, आपको मान लेना है कि A इक्वल टू क्या है 1। अब अगर A इक्वल टू 1 है तो जरा से यहां वैल्यू पुट करो। A इक्वल टू 1 तो 1 into 3 इक्वल टू 3, देन C इक्वल टू हाउ मच 3। अगर A इक्वल टू 1 होगा तो इस इक्वेशन से C इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो फिर B के बारे में बात करते हैं। पहले देखिए 2A, इस इक्वेशन का वैल्यू पुट कीजिए। 2 into A इसका मतलब 2 into 1, बोले तो 2 प्लस 4B, B कितना है मुझे नहीं पता अभी, इक्वल टू C का वैल्यू क्या है हमारा 3, पुट कर देंगे। तो 4B इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 2 उधर चला जाएगा तो 1। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। ये तीनों चीज निकल गया हमारा। अब इस चीज को आपको यहां पर क्या करना है, पुट कर देना है। ये सारा वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दीजिए। A Fe3P2 के पहले A लगा है और A का वैल्यू क्या है 1। तो हमको क्या करना है, लिखना है Fe3P2 और इसके पहले कुछ नहीं लिखना है तो क्या लिख देंगे 1। फिर हमारे पास P4 है, P4 के पहले क्या है B और B का वैल्यू क्या है 1/4, तो हम लिख देंगे यहां पर प्लस 1/4 ऑफ P4, सो P4। और ये सब कुछ मिल करके क्या बना रहा है FeP। FeP के कितने मोल्स हैं C और C का वैल्यू क्या है 3, बोले तो 3 FeP हमारे पास बन रहा है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है अपने आप में, लेकिन इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल है और फ्रैक्शन में नहीं रखना ही एक नियम है। तो हम इस पूरे रिएक्शन को, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, इस पूरे रिएक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 4 से। और अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो शायद आपको 4 दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, या फिर आपको 4 दिख रहा है बोर्ड पर। तो फिर इस पूरे रिएक्शन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 into 4 इक्वल टू 4 Fe3P2 प्लस 1/4 into 4 तो 1 रह जाएगा, 1 को लिखना नहीं लिखना बराबर है 3 into 4 12 FeP। ये है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये पहला रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया विद द हेल्प ऑफ ABCD मेथड। अंडरस्टूड। चलिए मिलते हैं जिद्दी नंबर दूसरा से। ये वो रिएक्शन है जो कि रामबान के बिना बैलेंस नहीं होगा, तो इसको बैलेंसिंग करने पर वर्क करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए कि हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, बना रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या करना है आपको, मान लेना है कि इसके A मोल्स, इसके B होंगे, इसके C होंगे और इसके D होंगे, और तब ये रिएक्शन बैलेंस होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में तुम क्या देखते हो कि नाइट्रोजन के कितने हैं यहां पर एटम 2 into A,
तो यहां से लिख देंगे 2a, यहां नाइट्रोजन नहीं है, देन 2a इस साइड से इक्वल टू होगा, इधर नाइट्रोजन कितना है C के बराबर, तो ये C के बराबर होगा। ये एक इक्वेशन हो गया। अब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में दूसरा लेते हैं। हाइड्रोजन यहां 6 है, 6 इंटू ए, तो 6a इक्वल टू, यहां हाइड्रोजन नहीं, यहां नहीं, यहां है 2 इंटू डी, बोले तो 2d यहां से होगा। ये मेरे को मिल गया। अब यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखिए, यहां ऑक्सीजन नहीं सिर्फ यहां है, 2 इंटू बी बोले तो 2b इक्वल टू, यहां पर ऑक्सीजन देखिए 2 इंटू सी बोले तो 2c प्लस 1 इंटू डी बोले तो d। ये चीज हो गया हमारे पास, 3 इक्वेशन है हमारे पास। करना क्या है ना, आपको मान लेना है किसी भी एक चीज को 1, तो मैंने a को मान लिया 1, तो अगर मैं a को मान लूं तो 1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 2a बोले तो c इक्वल टू 2 इंटू 1 बोले तो 2। अब आ जाइए यहां पर, इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है आपको, 6 इंटू 1, a का वैल्यू 1 है, तो 6 इंटू 1 6 इक्वल टू 2d, तो d इक्वल टू क्या आ जा रहा है हमारे पास 3। तो हमारे पास कुछ नए डाटा आ गए, a इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 3। बारी बची है b की, तो यहां से b का वैल्यू पुट करते हैं। 2b मेरे को नहीं पता कितना होगा, इक्वल टू 2c, 2 इंटू c, c का वैल्यू क्या है 2, 2 2 4 प्लस d का वैल्यू क्या होगा 3। तो टोटल हम क्या देख रहे हैं, b इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, यहां से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 7/2। ये मेरा रिएक्शन हुआ। तो मेरे पास a b c सबके वैल्यूज आ गए। मान लेते हैं अगर ऐसे ये बैलेंस होता है तो ये सारे वैल्यूज को, अब इस a b c d के वैल्यूज को हम लोग इस रिएक्शन में पुट करेंगे। तो देखते हैं, N2H6 रिएक्शन कर रहा है किससे, O2 से, और बना रहा है क्या NO2, और क्या बना रहा है ये H2। इस रिएक्शन को जरा सा देखिए और समझिए। a का वैल्यू क्या है 1, तो आपको क्या करना है, a की जगह पर आपको डाल देना है 1, और इसके सामने वैल्यू क्या है b, और b का वैल्यू क्या है हमारे पास में 7/2, तो यहां पर आपको डालना है 7/2। यहां पर NO2 के पहले क्या है c, और c का वैल्यू क्या है 2, यहां 2 डाल देंगे। H2O के सामने क्या है d, और d का वैल्यू हमारे पास क्या है 3, यहां 3 डाल देंगे। ये रिएक्शन बैलेंस तो है, लेकिन इस रिएक्शन में यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमको मिल रहा है 2 एज अ फ्रैक्शन। इस 2 को हटाना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन में नहीं चलेगा 7/2। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू 1, सो 2 N2H6 प्लस 7/2 इंटू 2, 2 2 कैंसिल, 7O2, और 2 इंटू 2 क्या आएगा 4NO2, और प्लस 2 इंटू 3 क्या आएगा हमारे पास 6H2O। तो ये दूसरा रिएक्शन था जो आपने सीख लिया। रामबाण हमारा काम कर रहा है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में अमोनिया रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन से, बना रहा है नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड। कोशिश करते हैं बैलेंसिंग की। अगर आप नॉर्मली बैलेंस करना चाहते हैं तो करके देखिए, बैलेंस नॉर्मली नहीं होगा, इसमें रामबाण मेथड लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं बैलेंसिंग करने पे। हम मान लेते हैं कि जब ये बैलेंस होगा तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A होगा, इसका B होगा, इसका C होगा, इसका D होगा। अब हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ABCD को कंपैरिजन कीजिए। तो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, फिर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, फिर क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, सबके रेस्पेक्ट में आपको देखना है। नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हम यहां देख रहे हैं 1 इंटू A, तो बोले A, यहां नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहां कितना है 2 इंटू C, बोले तो 2C प्लस 1 इंटू D। मतलब LHS RHS में अगर नाइट्रोजन को इक्वल करते हैं तो इक्वेशन आता है A इक्वल टू 2C प्लस D। अगर LHS RHS में हाइड्रोजन को इक्वल करें तो क्या होगा, हाइड्रोजन दिख रहा है 3 इंटू A, तो 3A इक्वल टू, यहां हाइड्रोजन नहीं, यहां नहीं, यहां है 4 इंटू D, बोले तो 4D। कहानी खत्म। अब चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 2 इंटू B, बोले तो 2B इक्वल टू, यहां क्या हुआ हमारे पास क्लोरीन 1 इंटू D, बोले तो D। अब आपको क्या करना है ना, इन सभी रिएक्शंस में ऐसा हम लोग मान लेंगे कि हमारा जो A का वैल्यू है वो क्या है 1। अगर A का वैल्यू 1 है बुआ, तो यहां पर तुम पुट करो जरा सा, इस इक्वेशन की बात कर लो पहले। तो 3A इक्वल टू 4D, बोले तो 3 इंटू A, बोले तो 1, इसका मतलब 3 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में 4D। तो D इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 3/4। तो मेरे पास D आ गया और मेरे पास A आ चुका है। अब यहां से हम लोग D का वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप यहां क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो 2B इक्वल टू D, तो 2B इक्वल टू 3/4D, तो 3/4 डाल देंगे। तो B इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 3/8। लीजिए, ये तीसरा डाटा भी आ गया। अब हमारे पास C का वैल्यू नहीं निकला है, तो इस वाले इक्वेशन को इधर उठा के पटको जरा सा। A का वैल्यू क्या है 1, तो क्या करेंगे हम लोग 1 इक्वल टू 2C, 2 इंटू C का वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, तो हम 2C डाल रहे हैं, प्लस D का वैल्यू क्या है 3/4। अगर तुम यहां से कैलकुलेट करो तो 2C इक्वल टू 1/4 आएगा, और फाइनली जो हमारे पास में C का वैल्यू होगा, C का वैल्यू 1/8 आने वाला है आपके पास। दिस इज द डाटा। अब आइए हम लोग यहां पर उन वैल्यूज को पुट करते हैं। ANH3, तो पहले तो लिख लो तुम
NH3 प्लस क्या है हमारे पास Cl2 टेंड्स टू फॉर्म N2 प्लस NH4Cl। और इस पूरे चीज में A का वैल्यू पुट करिए। A का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और B Cl2 के सामने B का वैल्यू क्या आने वाला है, तो B का वैल्यू है 3/8। और अगर हम बात करें N2 तो N2 का आगे C है और C का वैल्यू हमारे पास क्या आने वाला है 1/8, तो हम डाल देंगे 1/8। NH4Cl के सामने क्या था D और D का वैल्यू क्या आया था 3/4। देखो बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस्ड तो है, लेकिन इस बैलेंस्ड रिएक्शन में काफी सारे फ्रैक्शंस हैं और कभी भी कोई मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो करना क्या है कि इस रिएक्शन को आर पार सबसे बड़े डिनोमिनेटर और छोटे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, जो नंबर आए उसे मल्टीप्लाई कीजिए। 4 8 8 सबका एलसीएम 8 होगा। 8 से यहां से वहां मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू 8 क्या जाना है 8 NH3, 3/8 इंटू 8 3Cl2, 1/8 इंटू 8 ओनली N2 या कह दो 1N2, 3/4 इंटू 8 6NH4Cl। तो हमने आज रामबाण मेथड हमारा सीख लिया। ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको दिए हुए हैं ताकि आप लोग अपने घर पर बैलेंस करें। एक डायलॉग है वो कहता है नो क्वेश्चन नो कंसेप्ट। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आपके पास कंसेप्ट्स नहीं है। तो सबसे पहले इनको बैलेंस करके चेक कीजिए कि मैंने जो आपको कंसेप्ट दिया वो कंसेप्ट आपके पास सही डिलीवरी हुआ या नहीं हुआ। ये जो एकेडमिक एक्सेलेंस का जर्नी हम चला रहे हैं केमिस्ट्री स्कोर मंत्रा पर, इसमें अपने दोस्तों को जोड़िए और कोई भी दोस्त आपका जो कि क्लास 10th का बोर्ड दे रहा हो या NTSC और NSO की तैयारी कर रहा हो, उन बच्चों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।